हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स नेशन। माय नेम इज अमन और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनकम टैक्स दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों ये जो आपका इनकम टैक्स का वीडियो है ये आपके बहुत सारे जगह पे काम आने वाला है। जैसे कि अगर आप लोग CUT PG MCOM एंट्रेंस देने वाले हो, ठीक है, तो वहाँ पे काम आएगा आपके। अगर आप लोग नेट JRF का एग्जाम दोगे तो वहाँ पे भी काम आएगा। अगर आप लोग अपने सेमेस्टर की क्लासेस में हो वहाँ पे इनकम टैक्स है, BCom थर्ड ईयर में होता है तो वहाँ पे भी काम आएगा दोस्तों। अगर आप लोग UP BED का एग्जाम दोगे तो वहाँ पे भी आपके कॉमर्स डोमेन में काम आएगा। ठीक है, या फिर बहुत सारे स्टेट के अंदर अकाउंटेंट के एग्जाम होते हैं तो वहाँ पे भी इनकम टैक्स पूछा जाता है तो वहाँ पे भी काम आएगा। एक वीडियो और इतने सारे जगहों पे काम आएगा। और हम लोग जो है इस तरीके से पढ़ाई करेंगे इनकम टैक्स को कि आपके कुछ भी ना छूटे। आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, थ्योरी, इलस्ट्रेशन सब कुछ आप लोग प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन। क्या होता है इनकम टैक्स, उसकी हिस्ट्री क्या है इनकम टैक्स की, और इनकम टैक्स के फीचर्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले टैक्स क्या होता है हम लोग ये समझते हैं। ठीक है, ये क्लासेस एकदम बिगनिंग से है तो बिगनिंग से पूरा हम लोग एडवांस लेवल तक इसको कवर करेंगे। ठीक है ना, एंड हम लोग पार्ट वाइज के अंदर चीज़ों को समझेंगे। तो भैया क्या होता है टैक्स? दोस्तों टैक्स का मतलब होता है वो पैसा जो हमारे देश की जनता सरकार को देती है। ठीक है, क्यों देती है? क्योंकि सरकार जिससे कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को कर सके, सरकार देश को चला सके। सरकार को देश को चलाने के लिए, कंट्री को चलाने के लिए पैसा चाहिए। बहुत सारे पर्पस होते हैं उसके भैया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ठीक है ना, रोड बनाना, ब्रिज बनाना, डैम बनाना, तो इसकी सरकार को पैसा चाहिए। तो टैक्स एक प्रकार का कंपल्सरी पेमेंट होता है बाय द पीपुल ऑफ इंडिया। इंडिया की बात करते हैं, हमारे देश के लोग हमारे देश की सरकार को कंपल्सरी जो पेमेंट करते हैं, ये पैसा आपको देना है। आप इससे भाग नहीं सकते क्योंकि ये कानून है। ठीक है ना, अगर आप इंडिया में यह के काम करते हो, पैसा कमाते हो तो आपको वो पैसा, ठीक है ना। अब टैक्स जो है दो प्रकार के होते हैं। पहले मैंने टैक्स की बात की, टैक्स मतलब मनी, वो पैसा जो कि आपको कंपल्सरी है गवर्नमेंट को देना। अब वो टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स जो आता है वो डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। ठीक है ना, अब ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसके ऊपर लगता है उसी को देना पड़ता है, कोई और नहीं दे सकता, आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। और इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स का एक एग्जाम्पल है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसका एग्जाम्पल है GST, जो कि गुड्स एंड सर्विस के ऊपर लगता है। ठीक है ना, तो आज हम लोग इनकम टैक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है ना, जिसके ऊपर लगता है उसी को देना पड़ता है, वो किसी और को अपना जो बर्डन है टैक्स का किसी और के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, मैंने अगर इनकम कमाई तो मैं ही टैक्स दे पाऊंगा, कोई और टैक्स नहीं देगा मेरी इनकम का। मैंने इनकम कमाई है, मुझे अपनी इनकम का टैक्स खुद देना होगा। ठीक है ना, ओके। बट दोस्तों जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि गुड्स और सर्विस के ऊपर लगता है, GST जिसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग इनडायरेक्ट तो भी पढ़ना नहीं अपने को, GST बात की बात है, अभी हम लोग इनकम टैक्स पर है। ठीक है, तो इनकम टैक्स जो है कौन सा टैक्स है? इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। एग्जाम में आपसे पहले तो यही पूछ देगा। ठीक है, आपको हर एक चीज को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है ना, तो आपको समझना है चीजों को। इनकम टैक्स क्या है? आपका एक डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है ना, इट इज अ प्रोमिनेंट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। दोस्तों ये प्रोमिनेंट का मतलब होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सरकार के ये पैसे का एक स्रोत है। ठीक है ना, जहां से सरकार रेवेन्यू पैसा कमाती है। ठीक है ना, पैसा सरकार को मिलता है। गवर्नमेंट नीड्स मनी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। सरकार को भैया पैसा चाहिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इन दी कंट्री एंड सेफ गार्ड दी सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, हमारे देश के सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, फ्रॉम फॉरेन पावर, विदेशी ताकतों से अपने देश को बचाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। एंड प्रमोट दी वेलफेयर ऑफ द पीपल, हमारे देश के लोगों की भलाई के लिए हमको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। सिंस आवर गवर्नमेंट इज वीडेड टू दी सोशलिस्टिक पैटर्न, और हमारी जो सरकार है वो सोशलिस्टिक पैटर्न को फॉलो करती है, लोगों की भलाई के बारे में ज़्यादा सोचती है। ठीक है ना, ऑफ द सोसाइटी, इट इज़ दी फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू ब्रिंग आउट सच वेलफेयर एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो भैया सरकार की यह दायित्व बनता है कि सरकार इन सब चीज़ों को करे, इसके लिए उसको पैसा चाहिए, इसीलिए वो टैक्स लगाती है। और टैक्स के अंदर डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स लगाती है। ठीक है ना, विच वी ब्रिज द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, जिससे गरीबी और अमीर का फर्क खत्म किया जा सके। ठीक है ना, अब देखो दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट बता सकता था बट मैंने थोड़ा सा आपको चीजें में थोड़ा सा आपको एलाबोरेट करूँ जैसे आपके माइंड में कंसेप्ट बने। ओके, अब दोस्तों इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है और ये बहुत प्रोमिनेंट, बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए। क्यों? सरकार को क्यों चाहिए टैक्स? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, सेफ गार्ड ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी हमारे देश के मेंटेन करने के लिए। ठीक है,
और दिस रिक्वायर मोबिलाइजेशन ऑफ फंड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। इसके लिए सरकार को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, जितने भी सोर्सेस होते हैं। दिस सोर्सेस में भी, ये सोर्सेस आपके डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी आपके हो सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, टैक्स जो है दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो सरकार डायरेक्ट सोर्सेज से भी पैसा उठाती है और इनडायरेक्ट सोर्सेज से भी पैसा उठाती है, ठीक है। इनकम टैक्स बीइंग अ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है ना। इज एन इंपॉर्टेंट टूल, इसको टूल बोला गया टू बैलेंस्ड सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारे देश का जो ग्रोथ हो ये वो बैलेंस तरीके से हो सके। ऐसा नहीं कि यूपी ज़्यादा डेवलप हो जाए और बिहार कम डेवलप हो। इसीलिए सरकार इनकम टैक्स वसूलती है और हर एक स्टेट को सही से डेवलप करने की कोशिश करती है, हर एक जगह को, ठीक है। बाई प्रोवाइडिंग कंसेशन, अब मान लो कि बिहार कम डेवलप है, तो बिहार में इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए बिहार सरकार बहुत सारे कंसेशन, इंसेंटिव्स, बेनिफिट, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, जिससे बिहार को भी डेवलप किया जा सके, ठीक है ना। इनकम टैक्स फ्रॉम वेरियस डेवलपमेंट पर्पसेस, ठीक है। तो भैया ये तो समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया कि इनकम टैक्स क्या होता है, हल्का फुल्का समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ने जाए, हु इज लायबल टू पे इनकम टैक्स। भैया कौन है लायबल जो इनकम टैक्स पे करेगा? हु इज लायबल टू पे इनकम टैक्स, ओके। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मार्क भी कर देता हूँ, हु इज लायबल टू पे इनकम टैक्स, ठीक है। तो भैया एवरी पर्सन हुज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, हर वो इंसान जिसकी टैक्सेबल इनकम, अब दोस्तों आपकी कौन सी इनकम टैक्सेबल है, कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं है, ये गवर्नमेंट ने बता दी है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एक्सीड द मिनिमम टैक्सेबल लिमिट। अब मान लो सरकार ने हर साल अपनी लिमिट बताई हुई है, मतलब मान लो कि इंडिविजुअल की जो लिमिट है वो 2.5 लाख रुपए है। अगर आप 2.5 लाख रुपए तक कमाते हो तो आपको एक भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2.5 लाख से ऊपर कमाते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो मतलब कि हर वो इंसान जिसकी टैक्सेबल इनकम प्रीवियस ईयर में अगर मिनिमम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा जाती है, एक्सीड करती है, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब अगर कोई भी इंसान है एंड उसकी जो टैक्सेबल लिमिट है उससे इनकम ज़्यादा होगी प्रीवियस ईयर में, ठीक है, तो उसको आपको टैक्स, उस बंदे को टैक्स देना पड़ेगा। अब दोस्तों एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है जिस साल हमने इनकम कमाई, द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड। एंड असेसमेंट ईयर का मतलब होता है जिस साल हमने प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स पे किया। मान लो एक साल तक हमने कितना कमाया, उसके ऊपर टैक्स तो नेक्स्ट ईयर दोगे ना। तो जिस साल आपने इनकम कमाई उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और जिस साल कमाई हुई इनकम पे आपने टैक्स पे किया उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मली 2021 में अगर इनकम कमाए होगे तो 2022 में उसको उसके ऊपर टैक्स पे करोगे, ठीक है। इट इज लायबल टू पे इनकम टैक्स ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, उसको करंट ईयर में टैक्स पे करना पड़ता है ऑन द इनकम ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एट द रेट अप्लीकेबल ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। जिस रेट से उस साल टैक्सेस होंगे, मान लो कि इस साल टैक्स का परसेंटेज बढ़ा घटा तो उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन इनकम आपकी प्रीवियस ईयर की होगी, ठीक है, ओके। तो भैया ये समझ में आ गया। अब दोस्तों हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स की हिस्ट्री क्या है, कैसे ये टैक्स आया, क्या क्या चीजें थी, हम लोग हर एक चीज को यहाँ पे समझेंगे। तो डिटेल में समझे। इन इंडिया दिस टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस बाई फर्स्ट टाइम इन 1860। तो भैया 1860 के अंदर सबसे पहले इस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। आपसे तो पहले यही पूछेगा, बाई जेम्स वेसन, ठीक है ना, अक्सर क्या पूछेगा, बाई जेम्स वेसन, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना, by James Mason in order to meet the losses sustained by government of account of the mutiny of 1857। दोस्तों उस समय जो मेटी थी वहाँ की, क्या बोलते हैं, उसमें जो लोग मर रहे थे उनको उनसे बचने के लिए, नुकसान हुआ था, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए सबसे पहले इन इंडिया दिस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1860, 1860 में आया। किसने ये क्या आया, बाई जेम्स वेसन, ठीक है ना। क्यों ये क्या आया, क्योंकि उस समय सरकार की जो मेटी थी उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, ठीक है। इन 1886 अ सेपरेट इनकम टैक्स एक्ट वाज पास, अलग से एक टैक्स एक्ट पास किया गया। दिस एक्ट रिमेन इन फोर्स अप टू 1917। भैया 1917 तक ये मतलब अलग से एक टैक्स पास किया गया, इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है ना, जो कि 1970 तक था विद वेरियस अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए। अभी इनकम टैक्स का एक्ट कौन सा है मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको मुझे कंप्लीट करने दो। सबसे पहले इंडिया में 1860 के अंदर इनकम टैक्स आया था बाई जेम्स वेसन ने, ठीक है ना। फिर 1886 के अंदर, ठीक है ना, एक अलग से इनकम टैक्स एक्ट पास किया गया और ये 1917 तक था। इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस, अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस किए गए टाइम के हिसाब से, ठीक है। इन 1918 अ न्यू इनकम टैक्स, भैया एक नया इनकम टैक्स एक्ट पास किया गया।
वॉज पास्ड एंड अगेन इट वॉज रिप्लेस्ड बाय द अनदर न्यू एक्ट, इसको भी पुराने वाले से चेंज कर दिया गया, विच वॉज पास्ड इन दी 1992, ठीक है ना, जो पहले पास किया गया था। ओके, दिस एक्ट रिमेन फोर्स अप टू असेसमेंट ईयर, भैया इतने टाइम तक गया विद द न्यूमरस अमेंडमेंट, इसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस किए गए। देखो हुआ क्या कि बहुत सारे इनकम टैक्स के एक्ट पास किए गए, उनमें चेंजेस किए गए लगातार, ठीक है ना, क्योंकि सिचुएशन होगी भैया चेंज करने की, ठीक है। अब दोस्तों द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1922 हैड बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये बहुत कठिन हो गया। 1922 के अंदर जो इनकम टैक्स एक्ट पास किया गया वो बहुत ज़्यादा कठिन हो गया, ठीक है ना, ऑन अकाउंट ऑफ इन्यूमेरेबल अमेंडमेंट्स, बहुत इसके अंदर इतना चेंज कर दिया गया ना कि इतना कठिन हो गया कि आप एक इंसान को समझना पड़ा था कि क्या वो कहे, ठीक है, सरकार को भी दिक्कत हो गई। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देयरफॉर रिफर्ड इट टू लॉ कमीशन, उन्होंने क्या किया, लॉ कमीशन से बोला इन 1956 विद अ व्यू टू सिंप्लीफाइंग एंड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टैक्स इवेजन, भैया इसको आसान करो थोड़ा सा जो इतना कठिन हो गया है, और टैक्स इवेजन को रोको। टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स की चोरी जो हुई है उसको रोको, ठीक है ना। उन्होंने सरकार, भारत सरकार ने लॉ कमीशन को बोला, तो लॉ कमीशन ने क्या किया, जो कानून बनाता है उन्होंने चीज़ों को आसान करने की कोशिश की होगी। द लॉ कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन सितंबर 1958, उन्होंने इस दिन अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया। बट इन दी मीन टाइम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड दी डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी, उन्होंने क्या किया, एक इंक्वायरी बना दी, डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमिटी, ठीक है ना, एक कमिटी पूरी बना दी। अब दोस्तों डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमिटी ये कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं पता तो ध्यान से देख लो, ठीक है ना। टू सजेस्ट मेजर टू मिनिमाइज, ठीक है ना, टू मिनिमाइज इनकन्वीनियंस टू एसएससी एंड टू प्रिवेंट इवेजन ऑफ टैक्स, कि भैया जो भी क्या बोलते हैं जो एसएससी होते हैं, अब ये एसएससी कौन होते हैं, हम लोग कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स को भी सीखेंगे जो भी आगे आने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको असेसमेंट ये बताया और प्रीवियस ये बताया। अब एसएससी कौन होता है, एसएससी वो होता है जो टैक्स पे करता है, उस इंसान को हम लोग एसएससी बोलते हैं जो कि टैक्स आपका पे करता है, ठीक है ना। तो भैया जो भी एसएससी को इनकन्वीनियंस प्रॉब्लम आई थी उनको ठीक करने के लिए, एंड प्रिवेंशन ऑफ इवेजन ऑफ टैक्स, जो भैया रोकना कि टैक्स के इवेजन को रोकना, ठीक है। दिस कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1959, इसने अपनी कमिटी की जो रिपोर्ट थी 1959 में सबमिट कर दी, इन कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, इसकी मदद से फाइनली द इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाज पास्ड। तो भैया अभी जो इनकम टैक्स एक्ट चल रहा है वो है आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रेजेंट में, इसको नोट कर लो, अब पीछे का मत मार देना, ठीक है ना। तो भैया इनकम टैक्स एक्ट 1961 पूछ दिया कि भैया इनकम टैक्स का एक्ट कब पास हुआ था, ठीक है, तो 1961 बताओगे। सबसे पहले कब पास हुआ था इंडिया में, 1860 के अंदर, ठीक है ना, ये बता दोगे, कितना आसान है, आराम से हो जाएगा। अब दोस्तों द इनकम टैक्स एक्ट 1961 हैड बीन ब्रॉट इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, ये आ तो गया 61 में, बट इसको लागू होते होते भैया 1 साल का वक्त आ गया, 1 अप्रैल 1962। इट अप्लाई टू होल इंडिया, ये पूरे इंडिया में लागू होता है, एंड सिक्किम इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, भैया अब तो भैया 370 हट गया ना, तो जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है ये, ठीक है। सिंस 1962 सेवेयर अमेंडमेंट फॉर रीचिंग नेचर हैव बीन मेड, इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए उसके बाद से। इनकम टैक्स एक्ट बाय दी फाइनेंस एक्ट एवरी ईयर, भैया हमारे देश का जो फाइनेंस एक्ट है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए, क्योंकि देखो चेंजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया में बहुत सारी ग्लोबलाइजेशन आ गया था, ठीक है, तो उसके हिसाब से इसमें भी चेंजेस किए गए। बिसाइड दिस अमेंडमेंट हैव आल्सो बीन मेड बाय दी वेरियस अमेंडमेंट एक्ट, फॉर इंस्टेंस टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट, बहुत सारे यहाँ पे नाम बताए गए हैं, ठीक है, तो ये आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट द अमेंडमेंट इन द फाइनेंस एक्ट 1992 एंड 1993 आर मोस्टली बेस्ड ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ चैया कमिटी रिपोर्ट। तो भैया पूछता है चैया कमिटी रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है ये किस चीज की रिपोर्ट होती है, तो ये टैक्स की होती है। बहुत बार इस रिपोर्ट का नाम दे देता है, पूछता है दिस इज रिलेटेड टू विच, किस चीज से रिलेटेड है, तो ये इनकम टैक्स या फिर डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है, ठीक है ना। इसने क्या किया था, बहुत सारे क्या बोलते हैं अमेंडमेंट्स किए थे, इस कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से बहुत सारे अमेंडमेंट और चेंजेस किए गए थे इनकम टैक्स कानून के अंदर, ठीक है। एज अ मैटर ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 विच केम इनटू फोर्स, जो कि फोर्स में कब आया, 1 अप्रैल 1962 में आया, ठीक है ना, हैज बीन अमेंडेड एंड ये अमेंडेड वाइडी, इसको बार बार चेंज किया गया। इट हैज देयरफॉर बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड बोथ फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटीज एंड द टैक्स पेयर्स। अब दोस्तों इसमें भी चीज़ें थोड़ी सी कठिन हो गई हैं, आज के टाइम पे जो इनकम टैक्स का एक्ट है वो इतना कठिन क्यों है, इनकम टैक्स को कठिन क्यों मानते हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और एक नॉर्मल इंसान के लिए इसको समझना आसान काम नहीं है, इसी ये सीए होते हैं जो कि आपको समझाते हैं, बट हम लोग आपको आपके एग्जाम को क्वालिफाई कराने के लिए
पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इसको एकदम आसान तरीके से समझाएं और आप समझ भी जाओ और आपका जो भी टारगेट है आप उसको अचीव कर सको, ठीक है। तो हम लोगों ने जितने भी हिस्ट्री थे वो पढ़ी है। अगर आप आपसे कोई पूछेगा कि भैया इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है, तो वो एक डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। उसके बाद ये बहुत ही प्रोमिनेंट सोर्स है रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट के। ये सबसे पहले कब आया ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। फिर ये मैंने कुछ चीज़ें बताई। फिर एक्ट कब पास हुआ 1961 में, ये आप याद करिए ना। फिर ये कमेटी जो है किस चीज़ से रिलेटेड है, ये आपकी इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड है, ये अमेंडमेंट्स की थी। अब पढ़ने जाए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम टैक्स। दोस्तों पूछेगा व्हाट इज इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, बता दोगे आराम से, जिस ये बहुत ही प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ होता है रेवेन्यू गवर्नमेंट का, ठीक है। ये हो गया। अब दोस्तों पढ़ने जाए इसके कुछ फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, ठीक है। तो भैया पहला फीचर है यहाँ पे, इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। कौन सा टैक्स है? इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है सच टैक्स इज पेड बाय पर्सन हु बियर द टैक्स बर्डन, मतलब कि ये वही देता है जिसके ऊपर टैक्स देता है, कोई और टैक्स नहीं दे सकता। एंड जो भी इनकम टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जिसके ऊपर ये लगता है टैक्स उसी को देना पड़ता है, ठीक है। सेंट्रल टैक्स, अब ये सेंट्रल टैक्स का मतलब क्या होता है? इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड, मतलब लगाती है एंड ये कवर्ड वसूलती है सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे देश के अंदर दो गवर्नमेंट होती है, एक है भैया आपकी कौन, एक है स्टेट गवर्नमेंट, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, इम्पोज करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती है। टैक्स ऑन टोटल इनकम, अब जो टैक्स होता है वो टोटल इनकम के ऊपर लगता है। इनकम क्या होती है? ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है? टोटल इनकम क्या होती है? तो ये हम लोग को समझना होता है। अब एक इंसान जो है 5 जगह से इनकम कमाता है, ठीक है ना। इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर वो कोई नौकरी का है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर उसका कोई घर है। इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है ना। कैपिटल गेन और आपका अदर सोर्स। तो 5 जगहों की इनकम को जब आप ऐड कर दोगे उसके बाद से मानो कि एक इंसान ने 5 जगह से इनकम कमाई। अब हो सकता है कि कोई इंसान 4 जगह से कुछ नहीं कमाया, एक जगह से कमाया है, तो उसको जोड़ दोगे। मतलब कि जब भी किसी इंसान की इनकम देखोगे ना तो पांचों चीज को ऐड करेंगे हम लोग, पांचों चीज को, ठीक है ना। उसको बोलते हैं, जब पांचों चीज को ऐड कर दो, पांचों सोर्सेज को ऐड कर दोगे ना, इनकम फ्रॉम से आई, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, तो आपका आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। इस ग्रॉस टोटल इनकम में से सरकार ने कुछ डिडक्शन बताए हैं कि अगर आपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट किया, यहाँ पे इन्वेस्ट किया, यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, अगर आप उसको दिखाओगे तो जितने भी आपको टैक्स के डिडक्शन मिल जाए तो उसको माइनस कर दो। तो पांचों सोर्स की हेड में से जब आपने ऐड किया तो आपको ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। और ग्रॉस टोटल इनकम में से सेक्शन 80C से 80U तक जितने भी डिडक्शन बताए गए हैं उसको जब माइनस कर देते हैं तो आता है टोटल इनकम। अभी आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे, यहाँ पे आगे तो मैंने बता दिया। तो जो भी टैक्स लगता है ना वो टोटल इनकम पे लगता है, ग्रॉस टोटल इनकम पे नहीं लगता है। टोटल इनकम क्या होती है? जब ग्रॉस टोटल इनकम में से जितने भी डिडक्शन होते हैं उनको माइनस कर देते हैं, उसके बाद जो इनकम आती है उसको बोलते हैं टोटल इनकम, उसी के ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है। इनकम टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन द टोटल इनकम, ठीक है ना। एग्जाम में कभी आ गया तो बता देना कि टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लगती है। टोटल इनकम मीन्स ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं। टोटल इनकम इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ये इनकम टैक्स एक्ट के कानून के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। टैक्स एग्जेम्प्टेड लिमिट, अब ये क्या होती है? सरकार ने बहुत सारी लिमिट बता दी है कि ये आपकी लिमिट है, ये टैक्स की छूट की आपकी लिमिट है, ठीक है। ओके, इफ इनकम एक्सीड टैक्स एग्जेम्प्ट लिमिट, अगर इनकम क्या हो चुकी है? एक्सीड कर चुकी है उस लिमिट के ऊपर, मान लीजिए टैक्स एग्जेम्प्टेड लिमिट, अगर आपकी इनकम क्या हो गई है उस लिमिट के ऊपर जा चुकी है, ठीक है ना। देन टैक्स इज इम्पोज, तब आपके ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाएगा। तब क्या होगा? आपके ऊपर टैक्स को इम्पोज किया जाएगा, ठीक है। टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ द इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22, भैया आप टैक्स जो असेसमेंट ईयर है 21-22 उसका आपका क्या बोलते हैं, क्या क्या लिमिट है? हमें देखते हैं कि कितने इनकम तक टैक्स नहीं लगती है और कितने इनकम के बाद में टैक्स लगती है। इसको बोलते हैं एग्जेम्पशन लिमिट। अगर आपने इतने रुपये तक कमाया तो आपकी टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर कमाओगे तो टैक्स लगेगा, ठीक है। तो पहला आपका है सीनियर सिटीजन। ये सीनियर सिटीजन कौन होता है भैया? सीनियर सिटीजन मतलब जो कि इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। अब रेसिडेंट कौन होता है? ये प्रॉपर एक चैप्टर है, ठीक है ना। तो आगे देखेंगे रेसिडेंट कौन होता है। हु इज ऑफ द एज ऑफ 60 ईयर और मोर, जिसकी एज 60 साल से ज़्यादा है और 80 साल से कम है तो उसको बोलते हैं सीनियर सिटीजन, ठीक है। तो अगर 3 लाख रुपए तक कमाता है, वो कितना कमाता है? 3 लाख रुपए तक, तो उसको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है।
तो अब हम लोग देखते हैं कि सुपर सीनियर सिटीजन, हमने तो भैया सीनियर सिटीजन का देख लिया कि जिसकी एज जो है 60 साल से ज़्यादा 80 साल से कम है, तो 3 लाख रुपए की उसकी एग्जेम्पशन लिमिट है, मतलब कि 3 लाख रुपए तक उसको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब आता है सुपर सीनियर सिटीजन, भैया ये वो होते हैं जो जिनकी एज 80 साल से ज़्यादा होती है, ठीक है ना, और इनकी जो लिमिट है वो 5 लाख रुपए है। कितनी है? 5 लाख रुपए, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना दोस्तों, 5 लाख रुपए तक इनको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे ये एंड होगा, इसको 7 मत समझिए ना, ठीक है। अब दोस्तों अदर इंडिविजुअल, अगर कोई और इंडिविजुअल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इसको भी देख लेते हैं। इंडिविजुअल का मतलब होता है कि भैया जो सीनियर सिटीजन नहीं है, सुपर सीनियर सिटीजन नहीं है, 60 साल से कम का है, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल, जैसे कि मैं, ठीक है। या फिर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब कुछ लोगों का ग्रुप, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, तो भैया इनकी जो लिमिट है वो 2.5 लाख रुपए तक है। मतलब कि अगर हमने 2.5 लाख से ऊपर कमाया तो हमको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, जितना भी टैक्स चल रहा होगा। फर्म, कंपनी, लोकल बॉडी, इनके ये नहीं है, मतलब इनके ये कोई छूट नहीं है, पैसा कमाओ टैक्स दो, कहानी खत्म, ठीक है। अब दोस्तों प्रोग्रेसिव टैक्स रेट, इंडिया में जो टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि आपकी इनकम बढ़ती जाएगी तो आपका टैक्स भी बढ़ता जाएगा, इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ता जाएगा, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव, ठीक है। तो द टैक्स इज नॉट इम्पोज एट अ सेम रेट, भैया ये हर बार सेम तरीके से नहीं लगता है ऑन द टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, HUF, AOP, HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, AOP और BOI। अब देखो शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे हम लोग, बाय फुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंडिविजुअल, HUF, AOP मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो भैया टैक्स क्या करता है, वो इंक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन इनकम, इसीलिए इंडिया में जो टैक्स है वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा, इसीलिए जो इनकम टैक्स है वो प्रोग्रेसिव टैक्स है। प्रपोर्शनल नहीं है, मिनिमम नहीं है, फ्लैट नहीं है, वो क्या है? प्रोग्रेसिव है। एग्जाम में आएगा तो ध्यान रखना, ठीक है। मिनिमम जो इनकम टैक्स अंदर टैक्स है वो है 5%, एग्जाम में आपके पूछा हुआ भैया, मैं आपको बताया हूँ इनकम टैक्स मिनिमम 5% है, और जो मैक्सिमम जो इनकम टैक्स है वो 30% है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। फर्म की इनकम आर टैक्स, जो फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म होती है, इनके ऊपर 30% के हिसाब से टैक्स लगता है, ठीक है। कंपनी इनकम टैक्स इनके ऊपर 15%, 22%, 25%, 30%, जो भी अप्लीकेबल हो, जैसे जैसे इनका इनकम होती है उसके हिसाब से इनके ऊपर इनका छूट बनाया गया है, कंडीशन कि वैसे वैसे लगेगा। तो भैया कोई पार्टनरशिप फर्म होती है उसके ऊपर 30% से टैक्स लगता है। इनकम टैक्स के अंदर मिनिमम टैक्स 5% का है, मैक्सिमम 30% का है, ठीक है। अब दोस्तों ये सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज, ठीक है। तो सरचार्ज इज इम्पोज ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। मान लो कि मेरी इनकम जो है, क्या बोलते हैं, इनकम है मेरी कितनी, 2.5 लाख है, मान लेते हैं 3.5 लाख रुपए, कितनी है? 3.5 लाख रुपए। तो भैया हम इंडिविजुअल हैं तो हमारी 2.5 लाख के ऊपर तो टैक्स ही नहीं लगेगा, 3.5 लाख इनकम है, तो 1 लाख बचा मेरे पास, कितना बचा? 1 लाख रुपए। 1 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा, 1 लाख के ऊपर 5% लगेगा, क्योंकि 5% चाहिए है, तो 5,000 पे टैक्स हो गया मेरा। उस 5,000 के ऊपर सरचार्ज लगेगा, जो इनकम टैक्स होता है ना, इनकम टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगता है, इनकम के ऊपर सरचार्ज नहीं लगता। सरचार्ज इज इम्पोज ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। सरचार्ज रेट आर फॉलोज फॉर द असेसमेंट ईयर। सरचार्ज कितना है, मतलब कितना, देखो बात समझना, इनकम टैक्स इनकम के ऊपर लगता है, जो सरचार्ज होता है वो इनकम टैक्स के ऊपर लगता है, जितना आपका टैक्स है उसके ऊपर सरचार्ज लगता है। तो कैसे कैसे है? इंडिविजुअल, HUF, AOP और BOI के लिए 10% इफ टोटल इनकम एक्सीड 50, भैया 10% लगेगा, ठीक है ना, अगर आपका इनकम 50 लाख से ज्यादा है बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, ठीक है। 15% लगेगा अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है और 2 करोड़ से कम है। 25% लगेगा अगर 2 करोड़ से इनकम ज्यादा है और 5 करोड़ से कम है। 37% लगेगा, ये सरचार्ज है, ये इनकम टैक्स नहीं है, ठीक है ना, अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है। ये किसके ऊपर लगता है दोस्तों? ये लगता है आपके किसके ऊपर? ये लगता है आपके इनकम टैक्स के ऊपर, ना कि इनकम के ऊपर, ठीक है। अगर कोई फर्म है, कौन है? फर्म, पार्टनरशिप फर्म, तो 12% लगता है इफ टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 12%। अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है तो 7% इफ टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़ रुपीज, ठीक है ना, बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़, ठीक है ना। एंड 12% अगर आपकी इनकम 10 करोड़ से ज्यादा जाती है, ठीक है। तो इसको देखें ना, ये आपका हो गया। अब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये क्या होता है दोस्तों? और SSC टू पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट 4%, एग्जाम में पूछा गया है। क्या होता है? ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ द इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज। मान लो एक इंसान का जो टैक्स आया है
वो 10,000 रुपये है। उस 10,000 के ऊपर मान लेते हैं कि क्या बोलते हैं, मानो कितना भी है, मानो एक इंसान है, उससे इनकम कमाई, इनकम के ऊपर टैक्स लग गया, ठीक है। किसी कंडीशन से उठाए थे हम लोग, मान लो कि मेरी इनकम जो है 50 लाख से ज़्यादा है और 1 करोड़ से कम है, ठीक है। तो हमारे इनकम टैक्स के ऊपर टैक्स तो लगा ही होगा। उस टैक्स के ऊपर 10% का क्या लगा होगा, सरचार्ज लगा होगा। तो जो टैक्स का अमाउंट है और जो सरचार्ज का अमाउंट है उसको जोड़ दो, उसके ऊपर लगता है हमारा एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितने परसेंट से लगता है, 4% से लगता है। ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इनकम टैक्स प्लस जो आपका सरचार्ज, दोनों को जोड़ दो, उसके ऊपर जो लगता है वो लगता है सेस। सेस भी एक प्रकार का पैसा जो सरकार आपसे वसूलती है, मतलब टैक्स के ऊपर सरचार्ज और दोनों को जोड़ के उसके ऊपर सेस, मतलब पैसा आपसे वसूल रही है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो और एसएससी, जितने भी एसएससी होते हैं उनको ये देना पड़ता है 4% का ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज, ठीक है। टैक्स बर्डन, ये क्या होता है, टैक्स का भार। टैक्स इज इम्पोज एट अ प्रोग्रेसिव रेट, इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ता रहेगा ऑन द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल HUF, देयरफॉर ईच पर्सन बियर मोर टैक्स बर्डन। अमीर आदमी ज़्यादा टैक्स पे करेगा, ज़्यादा कमाओगे ज़्यादा टैक्स पे करोगे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, एक बार मैंने बहुत बार एग्जाम दिया था, उस एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया CBDT, मुझे उसका फुल फॉर्म नहीं पता था, ठीक है। तो क्या है, आप ऐसी गलती मत करना। तो भैया द टोटल अमाउंट ऑफ, सॉरी, टैक्स इज इम्पोज लगाना और रिकवर्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है अगर आप लोग कोई एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो तो, ठीक है। एलोकेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स रिकवर्ड बाय गवर्नमेंट इज एलोकेटेड अमंग्स द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। पूरा पैसा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में बंटता है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दी रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। हमारे देश में फाइनेंस कमीशन बनता है जो कहता है भैया इस स्टेट को इतना पैसा मिलना चाहिए, इसको इतना पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट बी गिवन एनी शेयर ऑफ इनकम टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम द फॉलोइंग अमाउंट, इनमें से उनको कोई भी पैसा नहीं मिलता। इनकम टैक्स अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम कंपनीज, अमाउंट ऑफ सरचार्ज, अमाउंट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इसमें से किसी भी स्टेट को पैसा नहीं मिलता, बाकी में से उनको दिया जाता है, ठीक है। तो भैया हमने सारी फीचर्स पढ़ी है, ठीक है ना। अब देखो, मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ा सकता, जो चीज़ें इनकम टैक्स एक्ट में बताई गई है मैं आपको बस वही बताऊंगा और ऐसे बताऊंगा कि आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सको, ठीक है। तो ये था हमारा इनकम टैक्स का पहला वीडियो। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। एंड अभी तक आपने कॉमर्स नेशन के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लो। एंड दोस्तों, हम लोग के कोर्सेज को अगर ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी आपके अपकमिंग CUT, नेट JRF, UP BEd या फिर आपके सेमेस्टर्स एग्जाम क्यों ना हो, किसी भी चीज़ के कॉमर्स से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर आपको CUT एग्जाम क्या करना है, MCOM एंट्रेंस, या फिर आपको UP BEd एग्जाम क्या करना है, या फिर आपको नेट JRF क्या करना है, या फिर आपको अपने सेमेस्टर्स एग्जाम में हो, ठीक है। तो हर एग्जाम, कॉमर्स का कोई भी एग्जाम है, आपको हम लोग पूरी हेल्प करेंगे। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड दोस्तों अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।